हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कस्टम्स एक्ट की। और लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन के और इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स कंप्लीट किए थे। उसके बाद वैसे ऑर्डर में आप अगर मटेरियल में देखेंगे तो वैल्यूएशन का टॉपिक है, लेकिन वैल्यूएशन का टॉपिक मैं बाद में कंप्लीट करवाने वाला हूँ, बिकॉज हमने जितना भी अभी पीछे डिस्कस किया है उसमें कुछ थियोरेटिकल प्रोविजंस जो अब आगे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस होने वाले हैं वो आने वाले हैं। तो मैंने सोचा है कि एक बार पहले ये कुछ छोटे छोटे और ईजी सेक्शंस आपके कंप्लीट करवा दूँ, देन वैल्यूएशन में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है और डिटेल डिस्कशन है वो हम बाद में भी करेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यूएशन का टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया है। क्लासिफिकेशन के बाद मैं सीधा आपको यहाँ पे असेसमेंट और ड्यूटी वाले टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। अगेन ये टॉपिक दोनों के लिए कॉमन है, प्रोफेशनल में भी है, एग्जीक्यूटिव में भी है, सेम सेक्शंस हैं, तो कोई कंटेंट का डिफरेंस नहीं। सेक्शन नंबर 17 एंड 18 दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट रिगार्डिंग असेसमेंट। असेसमेंट में आप बेसिक ये ध्यान रखना, कोई भी टैक्स सिस्टम जो इंडिया में फॉलो हो रहा है, अब ये कॉमन पॉइंट है जो हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे मैं इनकम टैक्स की बात करूं, जीएसटी की बात करूं या फिर कस्टम्स की बात करूं, तीनों में से कोई भी टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेजर है, इन सभी में एक चीज़ कॉमन ये है कि असेसमेंट या क्वांटिटी ऑफ टैक्स या जो भी आपको पे करना है अमाउंट, वो डिटरमाइन करने का फर्स्ट राइट जो है वो आपको मिलता है एज एन असेसी, एज अ टैक्स पेयर, कि आप खुद डिटरमाइन करो कि आपके हिसाब से करेक्ट टैक्स का अमाउंट कितना होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट उस चीज़ में कहीं पे भी कुछ इंटरफियर नहीं करता है। कस्टम्स के लिए भी यहाँ पे सेम है। बिल ऑफ एंट्री आप खुद फाइल करो, टैरिफ आपके पास अवेलेबल है, आप खुद उसमें देख लो कौन सी कैटेगरी में आपके गुड्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, गुड्स की वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर सही है तो वो क्या है, उस हिसाब से आप खुद अपना असेसमेंट करके ड्यूटी पे कर सकते हो। ठीक है, अब ड्यूटी पे करते टाइम डिपार्टमेंट को आपसे कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो मांगने का उनका राइट रहेगा। और आपके असेसमेंट करने के और ड्यूटी पे करने के बाद अगर रीअसेसमेंट करने की रिक्वायरमेंट उनको लगती है तो वो करेंगे। आपका पे किया हुआ टैक्स और उनके हिसाब से जो ड्यूटी बनती है उसमें कोई डिफरेंसेस हैं तो वो आपको ऑर्डर करके बाकी का अमाउंट आपसे पे करवाएंगे, ये भी होने वाला है। तो वेरी सिंपल सेक्शन, बहुत टेक्निकलिटी यहाँ पे कुछ है नहीं। तो देख लेते हैं, सेक्शन के साथ साथ चलते हैं। सेक्शन 17 में देखें सबसे पहले क्या बोला हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में वही बता रहे हैं, फर्स्ट सबसेक्शन है एक्चुअली, सेल्फ असेसमेंट प्रोविजंस अप्लाई टू इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर बोथ, दोनों के लिए सेम रूल्स हैं। सेल्फ असेसमेंट अगर आप करते हो तो उसका वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कर सकता है, और कोई डॉक्यूमेंट्स की अगर ज़रूरत पड़ती है या इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे मंगवा सकते हैं। अंदर की लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो आपको मेरी कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, जितना मैंने बताया है वही चीज़ उन्होंने वापस डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो थियरी आंसर लिखने के लिए थोड़ा मटेरियल मिल जाएगा, बाकी एमसीक्यू में तो इतना टेंशन नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, रीअसेसमेंट वाली स्टोरी भी वही। अगर आपने इनकरेक्ट सेल्फ असेसमेंट किया है तो डिपार्टमेंट उसका रीअसेसमेंट करेगा, और अगर उनकी कैलकुलेट की हुई ड्यूटी और आपकी ड्यूटी की वैल्यू में डिफरेंस है तो फिर वो आपको बोलेंगे कि भाई आप डिफरेंस का अमाउंट जो है वो पे करके जाओ। उसके लिए एक स्पीकिंग ऑर्डर इशू करेंगे। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब ही वही होता है कि एक ऐसा ऑर्डर विच स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, जिसके अंदर खुद ही उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ये ऑर्डर क्यों इशू कर रहे हैं और उसका रीज़न क्या है। तो आपको अगर ये जानना है कि आपके खिलाफ ये रीज़न या ये ऑर्डर क्यों इशू किया गया, क्यों ड्यूटी आपसे ज़्यादा चार्ज की जा रही है और जो आपने भरा था उसमें गलती क्या है, तो वो ऑर्डर के अंदर अपने आप उन्होंने क्लियर कर दिया होगा। और 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको स्पीकिंग ऑर्डर की डेट से ये अमाउंट जो है वो पे कर देना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। ओके, अच्छा ये 15 डेज़ का जो मैंने आपको पॉइंट बताया, बोला था प्रॉपर ऑफिसर शैल पास अ स्पीकिंग ऑर्डर ऑन द रीअसेसमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट। तो उन्होंने जब रीअसेसमेंट किया उसके 15 दिन में वो ऑर्डर पास कर देंगे एंड देन आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने की ड्यूरेशन नहीं है, ऑर्डर पास करने की ड्यूरेशन। करेक्ट, चलिए तो सेक्शन 17 यहाँ पे कंप्लीट। 18 पे चल रहे हैं। 18 में सबसे पहले तो एक करेक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे जो रीअसेसमेंट लिखा है ना, ये री वाले टर्म को आप कैंसिल कर दो, सिर्फ असेसमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब होता है टेम्परेरी असेसमेंट। प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी बेसिस पे, सिंपल। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि भाई गुड्स आ गए हैं पोर्ट पे, उसको क्लियर करना है, लेकिन क्लियर करने के लिए जो है बोल सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं और डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं आपसे और कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और बोल रहे हैं कि अभी हम फाइनल क्लियरेंस तो दे नहीं सकते। ऐसा कब होता है, उसके कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला एक रीज़न जो कॉमन रीज़न है, हम हमारे एंड से एक रीज़न ले सकते हैं। आपने पर्टिकुलरली को कंसाइनमेंट को इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट करने के लिए अभी हमने देखा कि भाई सेल्फ असेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं। आप खुद टैरिफ में जाओ, देखो आपका मंगवाया हुआ गुड्स कहाँ पे क्लासीफाई होता है और उसके हिसाब से जो भी ड्यूटी बनती है आप पे कर दो।
लेकिन आपने जब टैरिफ देखा तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार एक्चुअली में इसको कहाँ पे क्लासीफाई करें, तो आप गलत क्लासिफिकेशन करोगे तो बाद में आपके अगेंस्ट वो चीज़ जाएगी। इससे बेटर ये है कि आप डिपार्टमेंट से हेल्प मांग लो, ठीक है। डिपार्टमेंट को आप ये बोल दो भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ पे क्लासीफाई करें, आप क्लासिफिकेशन में हेल्प कर दो, आप बता दो कितनी ड्यूटी पे करनी है, हम पे करने के लिए रेडी है। तो हमें ऐसा कुछ उसमें डिपार्टमेंट को डिफ्रॉड करना है या ड्यूटी बचा लेनी है, ऐसा कोई हमें एक्टिविटी नहीं करनी। अब डिपार्टमेंट बोलेगा यार इमीडिएट ऑन द स्पॉट तो ये चीज़ हम भी कैसे कैलकुलेट करके दें, तो आप एक काम करो, आप एप्लीकेशन कर दो, हम उसका जो भी असेसमेंट करना है वो करके आपको बता देंगे। बट इम्पोर्टर को ये जल्दी है कि उसके जो गुड्स है ना वो उसको क्लियर भी करवाना है। अब डिपार्टमेंट अगर ये चीज़ कैलकुलेट करने में कुछ टाइम लगा देगा तो हो सकता है कि इम्पोर्टर उतना टाइम वेट ना कर पाए। तो एक बीच का रास्ता ये निकाला गया कि भाई टेम्पररी असेसमेंट कर देंगे, ठीक है। टेम्पररी मतलब प्रोविजनल असेसमेंट कर देंगे और उस बेसिस पे कुछ लमसम ड्यूटी डिपार्टमेंट आपसे चार्ज कर लेगा और आपको बोलेगा ठीक है भाई आप लमसम ड्यूटी अभी पे कर दो, एक बार पेपर वर्क कर लेते हैं, आप गुड्स लेके जाओ, हम फाइनल कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको बता देंगे कि डिफरेंस का अमाउंट कुछ और पे करना है तो वो आप पे कर देना, और अगर हमने आपसे ज़्यादा चार्ज कर लिया होगा जो भी सरप्लस चार्ज किया है वो रिफंड कर देंगे, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से प्रोविजनल असेसमेंट किया जा रहा है। और ये ध्यान रखना है कि प्रोविजनल असेसमेंट अगर कभी भी होता है तो इन फ्यूचर फाइनल असेसमेंट तो होने ही वाला है, क्योंकि प्रोविजनल का मतलब ही है दैट इट इज़ टेम्पररी। क्लियर, एक रीज़न तो ये। दूसरी सिचुएशन भी ले लेते हैं, आपने पर्टिकुलरली कोई केमिकल इंपोर्ट किया, ठीक है। अब केमिकल ऐसा है भाई लिक्विड केमिकल है, उसको देख के तो मालूम पड़ेगा नहीं कि उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई है। अब आपने जो क्लेम किया है डिपार्टमेंट को लगता है कि ये क्लेम या तो गलत है या फिर हमें खुद एक बार वापस से चेक करना पड़ेगा, फिर ही हम क्लियरेंस दे सकते हैं। तो इसके लिए ना लैब टेस्टिंग हो सकती है उस केमिकल के सैंपल की। इसका सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, सैंपल को लैब में ले जाएंगे, टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट आएगी, फिर देखेंगे उसमें कि जो आपने क्लेम किया और जो एक्चुअल में है वो दोनों चीज़ें सेम है या डिफरेंट है। तो ये चीज़ वेरीफाई करना डिपार्टमेंट के लिए जो है वो नेसेसरी हो जाएगा, उसके बिना वो आपको क्लियरेंस अलाउ नहीं करेंगे। अब बाई चांस अगर ऐसा हो रहा है तो ये सारे प्रोसेस में भी तो टाइम लगेगा ना, तब तक के लिए डिपार्टमेंट अगेन प्रोविजनल असेसमेंट का बेनिफिट आपको दे सकता है कि अभी आप एक लमसम ड्यूटी पे करो और इसको लेके जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है, और बाकी का जो भी फाइनल असेसमेंट होगा जब हम वो करेंगे तो बाकी का आपको अपडेट प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये चीज़ यहाँ पे बताई है अंडर द सिचुएशन ऑफ सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 दैट इज प्रोविजनल असेसमेंट। अब ये रीजंस मैंने आपको बताए, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जो इसमें दिए हैं। अब फाइनल वाले स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि आपके लिए सबसेक्शन 1 का जो पूरा आंसर है ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पहले पूछा भी हुआ है, आपके पेपर में फिर से रिपीट हो भी सकता है एक शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। अगर एमसीक्यू एग्जाम है एग्जीक्यूटिव के लिए तो फिर ये चारों चीज़ें वो ऑप्शन में रख देंगे, या ऑल ऑफ द अबव वाला जो एमसीक्यू बनता है उस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। रीजंस देखते हैं। सबसे पहला रीज़न वही कि सेल्फ असेसमेंट करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमने क्या किया, डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ही असेसमेंट करके दे दो और जो ड्यूटी बनती है हम भरने के लिए रेडी है। दूसरा पॉइंट, ऑफिसर को जब लगता है कि कोई केमिकल टेस्टिंग या लैब टेस्टिंग करवाना ज़रूरी है, जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा। तीसरे पॉइंट में बोला है कि आपने वैसे तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट सारे उनको दे ही दिए हैं, लेकिन फिर भी वो अभी श्योर नहीं है और कुछ और इंक्वायरी की उनको रिक्वायरमेंट लग रही है। और डी पॉइंट में बोला कि आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ही प्रोवाइड नहीं किए, तो इसलिए डिपार्टमेंट ने अभी आपको फाइनल क्लियरेंस नहीं दिए। तो ये दोनों में से जो भी सिचुएशन या चारों में से जो भी सिचुएशन होगी उसके बेसिस पे हम प्रोविजनल असेसमेंट करवा सकते हैं। क्लियर ये चीज़? नोट में बोला है कि भाई बिल ऑफ एंट्री आपको फिर दोनों बार अलग अलग फाइल करनी पड़ेगी, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए भी और फाइनल असेसमेंट के टाइम पे भी। तो दैट इज़ ओके, वो पेपर वर्क है वो तो करना ही पड़ेगा। अब जब फाइनल असेसमेंट होता है तब मैंने आपको बताया दोनों सिचुएशन होगी। जो ड्यूटी आपने ऑलरेडी पे कर दी थी अगर वो डेफिसिट है तो डिफरेंस की ड्यूटी आपसे पे करवाएंगे, अगर वो सरप्लस है एक्स्ट्रा पे कर रखी है तो फिर क्या होगा, डिफरेंस का अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। तो यही होने वाला है, और तो क्या होगा। अब जो ये रिफंड और डेफिसिट की जो बात हो रही है, अब उसमें इंटरेस्ट का क्या पॉइंट आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ जो नेक्स्ट दो सबसेक्शंस में है। तो सिंपल वे में इसको आप देख लो। अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे भर दिए, एक अमाउंट भी अज्यूम कर लेते हैं ना, सपोज ऐसा है कि प्रोविजनल असेसमेंट हुआ 25 जनवरी 2022 को, और जो अमाउंट आपने पे किया लमसम बेसिस पे दैट अमाउंट इज़ 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये अपने मान लेते हैं। अब ऐसा है कि जब फाइनल असेसमेंट हुआ तो फाइनल असेसमेंट कंप्लीट हुआ अराउंड 15 फेब 2000।
ठीक है। और फाइनल असेसमेंट पे पता चला कि जो टोटल ड्यूटी पेएबल है, टोटल ड्यूटी कितनी पेएबल है, इट इज़ पेएबल 1,50,000। ये हो सकता है, तो मैं एक्स्ट्रा नहीं, मैं डेफिसिट वाली सिचुएशन ले लेता हूँ। तो 1 लाख आपने पे कर दिया और 1,50,000 एक्चुअली में पे करना चाहिए था। तो ये जो डिफरेंस का 50,000 है, अब डिपार्टमेंट आपसे ये अमाउंट तो रिकवर करेगा ही करेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा और इंटरेस्ट के साथ पैसा पे करना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। तो बोले सर कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, क्या रेट है, कब से कब तक का इंटरेस्ट देना है, कुछ आइडिया दे दो उसका। तो बता देता हूँ, जो इंटरेस्ट का रेट यहाँ पे कोट किया हुआ है, इट इज़ एट 15% पर एनम। इतना ब्याज आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट जो है ये 15% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। अच्छा, इसमें ट्विस्ट है, ये इंटरेस्ट लगेगा कब से, पहले तो आप वो देख लो कि इंटरेस्ट आपको पे कब से करना है। और वो ऐसा है कि प्रोविज़न पढ़ के आपको लगेगा यार ये तो हमारे साथ चीटिंग होगी, लेकिन जो है वो यही है, इसमें हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सेक्शन में ऐसा लिखा है कि जिस मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, मतलब जैसे 25 जनवरी को हुआ था, तो उस मंथ की फर्स्ट डेट, दैट इज़ 1 Jan 2022, यहाँ से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो 1 जनवरी से इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया, 25 डेज़ का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये समझ लो। अब 15 फरवरी को फाइनल असेसमेंट हुआ, आपको जब मालूम पड़ा और ड्यूटी भरनी है, आप तो टेंशन में आ गए। 1-2 दिन तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। फिर किसी ने बोला भाई जल्दी ड्यूटी पे कर दो और ख़त्म करो, तो आप गए 19 फरवरी को ड्यूटी पे करने, ठीक है। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो कहाँ से कहाँ तक का लगेगा, 1 Jan से लेके 19 Feb तक, ये होते हैं टोटल 50 दिन। आप गिन लो, जनवरी के 31 और फेब के 19, तो ये 50 डेज़ का जो इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा, ये बोला हुआ है। तो 50,000 रुपीज़ पे 15% के हिसाब से 50 दिन का इंटरेस्ट, ये आप कैलकुलेट करो, जो भी अमाउंट बनेगा उतना इंटरेस्ट आपको 50,000 में जोड़ के देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये सिचुएशन आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो ये प्रोविज़न कहीं ना कहीं हमारे तो फेवर में नहीं जा रहा है, लेकिन जो है ऐसा ही है और इसके अगेंस्ट सरकार ने अभी तक कोई मॉडिफिकेशन किया नहीं और काफ़ी साल से ये सेक्शन ऐसे ही चल रहा है। डन, यहाँ तक समझ आया। अब इसमें मैं सिचुएशन को चेंज कर देता हूँ। अब हम ऐसा देखते हैं कि आपने जो पैसा भरा है, जैसे 1 लाख रुपए नहीं, हम अमाउंट चेंज कर रहे हैं, आपने 2 लाख रुपए भरे और 150 ही पे करना था, तो आपने यहाँ पे सरप्लस पैसा दिया हुआ है एंड दैट इज़ 50,000। तो अब इसका तो आप रिफ़ंड क्लेम करोगे। अब रिफ़ंड का प्रोविज़न यहाँ पे ऐसे बोला हुआ है कि रिफ़ंड अगर आप क्लेम करते हो तो मिलेगा जिस दिन आपने अप्लाई किया होगा फॉर रिफ़ंड, तो आपके एप्लीकेशन से अगले 3 महीने में कभी भी आपको पैसा रिफ़ंड आ सकता है और इस 3 महीने का कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करेगी गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 3 महीने से भी डिले हो गया, 3 महीने में पैसे नहीं आए, अब जो आपको पैसा मिलेगा वो 6% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ मिलेगा और ये 6% पर एनम का इंटरेस्ट शुरू होता है 3 महीने के अगले दिन से। तो 3 मंथ्स का तो कोई इंटरेस्ट किसी भी सिचुएशन में मिलने वाला नहीं है। अब आप देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है। जब हमसे इंटरेस्ट लेना है तो 15%, वो भी बैक डेट से, और जब इंटरेस्ट देना है तो 3 महीने तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे और उसके बाद भी सिर्फ 6% पर एनम एफडी का इंटरेस्ट जो होता है आज की डेट में वो आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये जो प्रोविजंस हैं कहीं ना कहीं एसएससी के अगेंस्ट जा रहे हैं और डिपार्टमेंट इसमें हमें कोई खास बेनिफिट दे नहीं रहा है। तो बहुत बार इंपोर्टर्स क्या करते हैं ना कि जितना प्रोविजनल असेसमेंट में अमाउंट आता है कि भाई 1 लाख मिनिमम देना है, तो थोड़ा ज़्यादा भर देते हैं कि भाई अगर थोड़ा ऊपर भी चला गया तो एटलीस्ट ये 15% पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो तो नहीं भरना पड़ेगा, उससे तो बच जाएंगे। तो दैट इज़ द क्राइटेरिया। डन, चलो देखते हैं आगे। तो 18 सबसेक्शन 3 एंड 4 आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम बात कर रहे हैं 18 सबसेक्शन 5 की। देखो 18 सबसेक्शन 5 अभी उतना डिटेल में जाना भी नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हम आगे सीखने वाले हैं जो अभी तक आपने सीखी नहीं है। अब इसमें बोला हुआ है कि जो रिफ़ंड की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई हम सरकार से रिफ़ंड मांग लेंगे, हमने ज़्यादा ड्यूटी भरी है, वो रिफ़ंड आप तब मांग सकते हो जब आपने ये टैक्सेस का बर्डन किसी और पे पास ऑन ना किया हो, तभी आप रिफ़ंड मांग सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। अब ये बर्डन पास ऑन करने का मतलब क्या होता है, एक सिंपल बात समझो। जो अपना इम्पोर्टर है उसने जो गुड्स इंपोर्ट किए वो 10 लाख रुपए के हैं और उस पर जो उसने ड्यूटी पे की वो 20% के हिसाब से 2 लाख रुपए उसने ड्यूटी पे की। अब उसका कॉस्ट कितना हो गया, 12 लाख। अच्छा, अब आप ही बताओ कि जब ये गुड्स आप सपोज आपने इंपोर्ट की और आप किसी को आगे सेल करोगे तो आप ये 2 लाख भी तो रिकवर करने की कोशिश करोगे ना, ये भी तो आपकी कॉस्ट का पार्ट है। तो आप सामने वाले से वो 2 लाख रुपए रिकवर करने ही वाले हो। इन शॉर्ट
ये जो 2 लाख रुपए का टैक्स बर्डन या ड्यूटी बर्डन अभी आपके ऊपर है एज एन इम्पोर्टर, वो आप किसको पास ऑन कर दोगे? जो आगे बायर होगा उसको पास ऑन कर दोगे। सपोज आपने पास ऑन कर दिया, तो अब अगर कोई रिफंड की बात कहीं से भी आती है तो रिफंड किसको मिलना चाहिए? इम्पोर्टर को मिलना चाहिए या फिर बायर को मिलना चाहिए? समझ आया? तो किसको मिलना चाहिए? बायर को, क्योंकि वो जो 2 लाख रुपए का बर्डन है वो बायर पे पास ऑन हो चुका है, तो इट इज़ इम्प्लाइड कि वो पैसा फिर उसको मिलना चाहिए जिसकी जेब से एट द एंड वो पैसा गया है। तो ये 18 सबसेक्शन 5 सिर्फ इतनी ही बात कर रहा है, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ सेक्शन का रेफरेंस है, जैसे 26 का रेफरेंस दिया हुआ है, एक 74, 75 का रेफरेंस दिया हुआ है। ये सारे प्रोविजंस हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब पढ़ेंगे तब आपको इसकी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तब तक के लिए आपको इसके ऊपर कोई अभी एक्ट नहीं करना है या अलग से उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। क्लियर? तो ये एक सिचुएशन हो गई। अच्छा, उसके बाद आप नोट्स में देखोगे तो एक सर्कुलर या एक क्लैरिफिकेशन दे रखा है, वो मैं पिछले वाले एग्जाम्पल से आपको रिलेट करा देता हूँ, उसमें स्पेसिफिकली समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो ऐसा है, जैसे ये 1 लाख वाली सिचुएशन थी ना, आपने पहले 1 लाख रुपए भरे, फिर पता चला 15 फरवरी को कि 50,000 और देने हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 25 फेब को 1 लाख रुपए भरने के बाद आपको किसी ने 29 फेब या 29 जैन को, सॉरी 25 फेब नहीं 25 जैन को, तो 29 जनवरी को आप किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे थे, उन्होंने आपको बताया कि भाई आपने 1 लाख भर दिया है, गारंटी और 50,000 रुपये आपको भरने ही पड़ेंगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, भरने ही पड़ेंगे। तो आपने 1 लाख तो कम ही भरा हुआ है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? तो आपने सोचा यार पहले पता होती तो पहले ही 1.5 लाख भर देते, तो अब जाके अगर हम 50,000 आज के आज पे कर दे तो चलेगा। तो ये ऑप्शन आपके पास है। भले अभी तक फाइनल असेसमेंट हुआ नहीं है, इट इज़ पेंडिंग, वो कब होगा वो भी तो हमें नहीं पता है। ये 15 फेब तो हमने रैंडमली एक एग्जांपल लिया है, वो 15 मार्च भी हो सकती है, अप्रैल भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही हमें पता चला ना, हम ये 50,000 रुपये जाके वॉल्यूंटरीली पे कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कहीं ना भी नहीं बोला है, कहीं हाँ भी नहीं बोला है, तो कर सकते हैं। और फिर क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर में तो लिखा ही है। बट हाँ, ये 50,000 रुपये पे भी इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट इसी डेट से लगना शुरू हो जाएगा 1 जनवरी से। लेकिन कहाँ तक लगेगा? 29 जनवरी तक, 15 फेब तक या फाइनल असेसमेंट तक नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या कर सकते हो पता है? ये जो ड्यूरेशन है ना, इस ड्यूरेशन का आप जो कॉस्ट है या जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आप सेव कर सकते हो। बाकी ऊपर वाला इंटरेस्ट तो आपको देना ही है, वो तो 25 के बाद 26 तारीख से ही लगना शुरू हो गया था, ऐसा आप समझ लो। क्लियर? तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे सर्कुलर में दिया हुआ है। वॉल्यूंटरी पेमेंट और ड्यूटी वाला जो पॉइंट है वो इसी की बात कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो यहाँ तक आते आते 17-18 की पूरी स्टोरी कंप्लीट। और नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में सेम ऐसे ही एग्जांपल जैसा मैंने अभी समझाया, तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। विद सॉल्यूशन है तो आंसर टैली भी आप कर पाओगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ तक हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है, दैट इज़ सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18। तो अभी इसमें इस लेक्चर में इतना ही रख रहे हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे सेक्शन 13 है और सेक्शन 21 है, उसके बाद सेक्शन 22 है और 23 है, 24 है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा, आप इसको साथ साथ में ही कंप्लीट कर लेना। अभी 17-18 अगर आपने कंप्लीट किया है तो नेक्स्ट लेक्चर भी आप इमीडिएटली देख के एक ही फ्लो में कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एक दिन में इतना पार्ट आराम से कवर हो सकता है। ठीक है? तो मैं अभी एक बार इस लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। सेपरेट लेक्चर में मैं ये 13 to 24 वाला जो ब्लॉक है वो कवर करूँगा। क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।